बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे रजाकाराना वतन वापसी की डेडलाइन खत्म, गैर कानूनी मुकीम अफराद के गिर्द घेरा, अफगानियों की शामत। सदर थाने की हदूद से 4 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। सोहराब गोड अलासिफ स्क्वायर पर पुलिस और रेंजर्स का ग्रैंड ऑपरेशन। स्पीकर्स पर निकल जाने के ऐलानात भी किए गए। एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर ने ऑपरेशन की क़यादत की। सोहराब गोड और गुलशन के एसपीज भी कार्रवाई में शरीक थे। कमिश्नर कराची का डेप्यूटी कमिश्नर्स को कार्रवाई का हुक्म भी है। हाजी कैंप में आर्जी रिलीफ सेंटर कायम, 7 गिरफ्तार अफगानियों की पहले मरहले में खुसूसी कैंप ऑफिस मुंतकिली। FIA नादरा और स्पेशल ब्रांच के नुमाइंदे गिरफ्तार अफराद की दस्तावेजात मुकम्मल करेंगे। अपडेट करते चलें आपको, कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ डेडलाइन खत्म, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। होल्डिंग सेंटर में अब तक गैर कानूनी मुकीम 7 अफगानियों को कैंप मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह वहाँ पर मौजूद हैं होल्डिंग सेंटर के बाहर, वहाँ से मज़ीद मालूमात हासिल कर लेते हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ हाजी कैंप के अकब में अमीन हाउस है, जहाँ पे पहला जो है वो होल्डिंग सेंटर जो है वो कायम किया गया है। और इस वक्त तमाम तर तैयारियाँ गुज़िश्ता रोज़ से जो है वो मुकम्मल कर ली गई थी। DC ने भी जो है वो कल रात जो है वो विज़िट किया था और SSP ने भी जो है वो होल्डिंग सेंटर का जो है वो विज़िट किया था। तमाम तर तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। नादरा की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है, उनकी वैन्स यहाँ पे मौजूद है। उसी के साथ साथ स्पेशल ब्रांच की टीम यहाँ पे मौजूद है, उनके काउंटर्स बने हुए हैं। इसी के साथ साथ FIA की टीम जो है यहाँ पे मौजूद हैं। अपने तमाम तर PCs कंप्यूटर की समरा जो है वो यहाँ पे उन्होंने एक मुकम्मल तौर पे डेस्क कायम की गई है, जहाँ पे तमाम तर जो वेरिफिकेशन का अमल है वो यहीं पे जो है वो होगा। इस वक्त जो है वो आज क्योंकि डेडलाइन जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, डेडलाइन ख़त्म होने के बाद उनके ऊपर जो तारिकीन वतन है, जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन का आगाज़ जो है वो आज से हो गया है। कल तक जो है वो कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि रज़ाकाराना तौर पे जो है वो चले जाएं। और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब सिर्फ कराची में गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफराद हैं जो कि रिहाइश पजीर हैं। उनमें से सिर्फ 20,000 से ज़ायद जो है वो अफराद यहाँ से रज़ाकाराना तौर पर जो है वो जा चुके हैं। इस वक्त जो है वो ये एक सेंटर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और इस वक्त आज सुबह से तकरीबन पहले 4 इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। उसके साथ साथ अभी कुछ देर कबल 3 इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो यहाँ पे लाए गए हैं। तो टोटल जो है वो 7 इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे अब तक लाए जा चुके हैं, जिनकी वेरिफिकेशन का अमल जो है वो प्रोसेसिंग का अमल जो है वो ये है कि नादरा से जो टीम्स हैं नादरा के पास जो है वो बंदा जाएगा, उसके बाद फिर स्पेशल ब्रांच के पास जाएगा और उसके बाद FIA से जो है वो क्लियरेंस मिलने के बाद उसको RTA बस में बिठाया जाएगा और RTA बस से कोयटा और कोयटा से चमन बॉर्डर जो है उतारा जाएगा, जहाँ पे अफगान कौंसलेट जो है वो वहाँ पे मौजूद होंगे। वो उनको रिसीव करेंगे और वहाँ से उनको बॉर्डर क्रॉस करवा के अफगान हुकाम के जो है वो हवाले कर दिया जाएगा। ये ओवरऑल सूरत आ रहा है। मुमकिन तौर पे CM सिंध भी जो है वो यहाँ पे जो है वो पहुँचेंगे और वो भी कैंप का जो है वो ऑफिस का विजिट करेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गैर मुल्की बाशिंदों का इनखला, कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम है, जहाँ मुतलका DC ऑफिस से अफगान बाशिंदों का रिकॉर्ड जमा किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे जुनैद जावेद। देखिए जी, गैर मुल्कियों के इनखला के हवाले से कमिश्नर कराची के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहां पर इस वक्त भी कॉल्स मौसूल हो रही हैं। न सिर्फ डेटा कलेक्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से, बल्कि दीगर जो उमूर है उनको भी यहीं पर बैठ कर जो है वो डील किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खालिद मारूफ साहब, जो कि फोकल पर्सन है कंट्रोल रूम के। खालिद साहब, ये बताइएगा कि कॉल्स तो आप लोग को आ रही होंगी, किस तरीके से लेकर चलेंगे, डेटा कहाँ कंपाइल होगा और किस तरीके से? देखें, इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फोकल पर्सन नॉमिनेट कर दिए गए। हर डिस्ट्रिक्ट से जो भी इलीगल अफगान्स वगैरह हैं उनको रिपेट्रिएट किया जाए, उसकी डिटेल वो हमारे कंट्रोल रूम में शेयर करते हैं। वो हम डिटेल्स जो है आगे होम डिपार्टमेंट भेजते हैं। उस एक परफॉर्मा हमने बनाया है, उसमें बसेस की तादाद, इलीगल इमिग्रेंट्स कितने हैं, वो में डिटेल हर DC ऑफिस से शाम तक मौसूल हो जाती है। और आज से ये अमल स्टार्ट हुआ है और जैसे जैसे जिस तरह ये इसमें प्रोग्रेस होती जाएगी हम आगे इसको शेयर करते जाएंगे। आपके पास DC ऑफिस से कब तक डेटा आना शुरू हो जाएगा? हमारे पास शाम 5 बजे से रिपोर्टिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। वैसे हमारा कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक है, स्टाफ होता है अवेलेबल, तो अगर किसी को कोई किसी किस्म की शिकायत होती है तो वो यहाँ पे
अगर कोई आवाम में से कोई कॉल करे कि यहाँ तंदूर वाला है या कोई चाय बेचने वाला है, वो अपने कंसर्न डीसी ऑफिस में भी इत्तला कर सकते हैं और यहाँ पर भी इत्तला कर सकते हैं। दोनों नंबर हमने शेयर किए हैं, तो फिर हम यहाँ से उनको कम्युनिकेट करेंगे, उनको ये मैसेज कन्वे करेंगे मुतल्लिका डीसी ऑफिस में, फिर वो कंसर्न एसएचओ पुलिस के साथ वहाँ कार्रवाई करके उनको रिपेट्रिएट शुरू करवाएंगे, जो भी उनका अमल। जी बिल्कुल, कैमरामैन वकास लोधी दिखाएंगे कि इस वक्त यहाँ पर कॉल्स सुनी जा रही हैं और आवाम भी यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। ताहम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर जो है वो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहाँ पर फोकल पर्सन बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, और मरकज़ी जो कंट्रोल रूम है वो यहाँ पर कमिश्नर कराची के ऑफिस में बनाया गया है। इस वक्त कमिश्नर कराची डॉक्टर सलीम राजपूत की जानिब से जो है वो वाज़ेह तौर पर हिदायत की गई है कि कोई भी कॉल है उसको इग्नोर ना किया जाए, फौरी तौर पर अटेंड किया जाए और उसको मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जवाया जाए। जी। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ आज से क्रैकडाउन का आगाज सोहराब गोट अलासिफ स्क्वायर पर ईस्ट पुलिस की भारी नफरी ने ऐलानात के साथ सुबह 6 बजे ऑपरेशन शुरू किया। एसपी उजैर अहमद ने कहा कल फिर से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी एसपी सोहराब गोट के साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जान लेते हैं। जी अनुषा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को दी गई डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो गई है और ईस्ट पुलिस की जानिब से बाकायदा जो है वो सराब गोट के अंदर जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है, जिसकी सरबराही जो है वो उजैर अहमद ने जो है वो की थी। इस वक्त हमारे साथ जो है वो उजैर अहमद मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा, हमने देखा कि आज सुबह 6 बजे से आप लोगों ने अपनी पोजीशन संभाली थी और आप खुद मौजूद थे, आप अलासिफ में दाखिल हुए, हम भी आपके साथ मौजूद थे और हमने दिखाया भी किस तरीके से आप लोगों ने ऐलानात किए हैं। प्रॉपर जिस तरीके से जो आप लोग के पास तलाश ऐप भी थी, सीआरओ भी चेक किए जा रहे हैं, तो ये बताएं कि किस तरीके से कल से क्या उनकी गिरफ्तारियां भी शुरू होंगी, अगर कुछ होगा तो क्या मामला है? अफगान रिफ्यूजीज के चेयरमैन भी साथ थे आपके, क्या मामला तय पाए? कल कितने बजे ऑपरेशन शुरू होगा? अस्सलाम वालेकुम जी, आज कल लास्ट डेट थी, तो डेडलाइन जो ये गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं उनके लिए कल डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और अब आज से ये ऑपरेशन स्टार्ट हैं। आज हमने इन्हें एक बार फिर इन्फॉर्म किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन ना हो, तो उसके लिए हमने इन्हें अभी ये बताया था, आज ऐलान करवाया है कि आपको हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी देंगे। अरेस्ट की आपने बात की थी, तो अरेस्ट हम नहीं करेंगे। बात यह है कि हमारा पर्पज़ ये है जो भी गैर कानूनी तौर पे ये मुकीम है इनको हम यहाँ से सेफली डिपोर्ट करें अपने वतन। तो उसमें हमारा यही प्रोसेस होगा कल से कि जितने भी गैर कानूनी तौर पे यहाँ मुकीम होंगे उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनका सीआरओ किया जाएगा, उसके बाद उनको कैंप्स की तरफ भिजवाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए एसपी सराब गोट उजैर अहमद हमारे साथ मौजूद थे, इसकी निगरानी भी उन्होंने की है और सुबह 6 बजे ही जो है वो तमाम पुलिस के अफसरान को उन्होंने लाइन अप करवाया है। 6 बजे से हमारी टीम 24 और 21 की टीम यहाँ पर मौजूद है एसपी सराब गोट ऑफिस के अंदर और बराह रास्त जो है वो अपने नाजरीन को दिखा रही है कि बाकायदा तौर पर जो एसपी सराब गोट हैं उजैर अहमद, उनकी सरबराही में जो है वो जिस तरीके से वज़ीर वज़ीर दाखिला ने अहकाम दिए हैं उसी को देखते हुए जो है वो इन्होंने पॉलिसी अपनाई है और स्टार्ट कर दिया है। आज ऐलानात किए हैं कि अगर जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वो ऐलानात सुनकर जो अफगान रिफ्यूजीज के चेयरमैन थे वो भी इनके साथ मौजूद थे। फिर इनकी कोई मीटिंग हुई है, कल बाकायदा तौर पर इनका सीआरओ भी चेक किया जाएगा और अगर कोई उसमें स्ट्रीट क्राइम में मुलविस पाया जाएगा, अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आएगा उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। और बाकायदा तौर पर आज खुद डॉक्टर उजैर अहमद जो थे वो मौजूद थे, अलासिफ स्क्वायर में दाखिल हुए हैं। उन्होंने पूरे अलासिफ का जो है वो खुद सर्वे किया, सर्वे करने के बाद जो है वो ऐलानात किए हैं। ऐलानात के अंदर पूरी नफरी को उन्होंने लाइन अप करके, तमाम एसएचओज थे, साथ में जो एसपी गुलशन अयास हैं वो भी मौजूद थे और एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर भी जो है वो एसपी सराब गोट ऑफिस में मौजूद है और उजैर अहमद की सरबराही में ये ऑपरेशन किया गया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गैर कानूनी मुकीम अफराद की सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा, निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की सिटी 21 से गुफ्तगू। उनका मजीद कहना था कि अफगान बाशिंदों को खुसूसी सेंटर्स में ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चमन बॉर्डर्स पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। अफगानिस्तान की बहुत मदद की, अब अफगानियों की हिफाजत करना अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो असल में हमने फेज 1 में रखा हुआ है जिनके पास कोई भी शनाख्ती कार्ड नहीं है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल टोटल इलीगल तारकीन पता नहीं है, तो पहले हम उनको कर रहे हैं और उसके बाद इन लोगों को स्टेज 2 में हम जिनके पास कार्ड बने हैं या उनके पास वीजा एक्सपायर हो गए हैं या जो
रेजिडेंस कार्ड से वो एक्सपायर हो गए, फिर उनके ऊपर हम क्रैकडाउन शुरू करेंगे। तो आई थिंक इसको हम कॉन्सेंट्रेट पहले जो बिल्कुल इलीगल है, जो अपने यहाँ के लोगों को ठहरे रिश्तेदारों के पास, उनको भी हमने वार्न किया कि अगर आपने इनको ठहराया या इनको आपने बेचना किया तो आपके खिलाफ भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो हमने सेंटर हाजी कैंप में बहुत जो एलेबरेट बना लिया है, सबको वहाँ ला के रखेंगे। जब 1000 लोग हो जाएंगे तो हमने ट्रेन अरेंज किए हैं, स्पेशल ट्रेन, उनके थ्रू इनको हम चंबल बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी तेजी रिकॉर्ड की जा रही है। मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी के रुझान ने 100 इंडेक्स 6 साल 5 माह के बाद 52,331 की सतह भी अबूर कर गया है। अपडेट करते चले आपको, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी तेजी रिकॉर्ड की जा रही है। मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी के रुझान ने 100 इंडेक्स 6 साल 5 माह के बाद 52,331 की सतह भी अबूर कर गया है। आपको अपडेट करते चले आपको कि कारोबारी हफ्ते का आज तीसरा रोज़ है और तेज़ी रिकॉर्ड की जा रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तफसीलात जानेंगे, अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा इस हवाले से। अयाज राना हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ भी तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी के रुझान ने 100 इंडेक्स 6 साल 5 माह के बाद 52,331 की सतह भी अबूर कर गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आज तीसरा रोज़ है। तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है और मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी के रुझान ने 100 इंडेक्स 6 साल 5 माह के बाद जो है वो 52,331 की सतह भी अबूर करते हुए देखा गया है। बात करेंगे अयाज राना से। अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज़ है और मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो दिलचस्पी है सरमायाकारों की वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसके अंदर 52,000 की जो सतह है उसको अबूर करते हुए जो हमने देखा कि मार्केट की जो सबसे बुलंद तरीन सतह है वो मई 2017 में 52,800 की सतह जो है वो उस वक्त मई में 2017 में बहाल हुई थी और उसके बाद से अब देखा यह जा रहा था कि मार्केट बहुत गिरावट थी, लेकिन अब मार्केट में एक रैली बनती हुई हमको दिख रही है मुसलसल। ये जो है इस वक्त जो ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो है अक्टूबर का माह जो है दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को करार दिया गया है। उसकी क्या तफसीलात हैं, क्या वजूहत है, उसको जानने के लिए शहरियार भट्ट हमारे साथ मौजूद है। शहरियार से जानते हैं। शहरियार, बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं स्टॉक एक्सचेंज को लेके कि इंडेक्स इतनी सतहें अबूर करता हुआ अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मजीद इसके अंदर गुंजाइश नजर आ रही है। क्या वजूहत, क्या देख रहे हैं मजीद आने वाले दिन? देखिए, आज से अगर मैं आपको 4 माह पहले लेके जाऊं तो पाकिस्तानी मईशत पे डिफ़ॉल्ट के खतरात मंडला रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान ने IMF से एक मुआहिदा किया 30 जून को। उसके बाद से पाकिस्तान में हालात तदरीज बेहतरी की तारीफ हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। ख़ास तौर पे हमने देखा कि जब जैसे ही हम IMF के प्रोग्राम में गए, डिफ़ॉल्ट के खतरात ख़त्म हुए, फिर हमने मईशत में इस्लाहात का एक सफ़र का आगाज़ किया जिसमें हम देख रहे हैं कि मईशत में काफ़ी इस्लाहात की हैं। स्मगलिंग को रोका है, हमारा रुपया हमने मुस्तहकम किया है, US डॉलर कंटिन्यू डाउन साइड के ऊपर आ रहा है। फिर हमारे जो है सीमेंट्स के एक्सपोर्ट के नंबर बेहतर हुए हैं, सेल्स के नंबर बेहतर हुए हैं, ऑयल की सेल्स के नंबर बेहतर हो रहे हैं, फिर कार के नंबर थोड़े बेहतर हो रहे हैं। ये तो नहीं कहूँगा कि मईशत बेहतरी की तरफ आ गई है और चीज़ें बेहतरी हो रही, लेकिन स्लाइटली चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, बेहतरी की तरफ आ रही हैं। खासतौर पे इन्फ्लेशन भी अपनी पीक लगा ली है। उसके बाद नीचे पेट्रोलियम प्राइसेस अगर आप लोकली देखें 350 रुपये करीब पेट्रोल चले गए थे, अब वो दोबारा 280 रुपये के पास आ गए और जैसा इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो इम्कान है कि आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतरी होगी हमारे इंडस्ट्री की साइड के ऊपर भी। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो कॉर्पोरेट रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं। खासतौर बैंकिंग के रिजल्ट आउट परफॉर्म आए, तारीखी प्रॉफिट्स किए हैं और जो पावर सेक्टर है उसकी जाने से भी बहुत अच्छे डिविडेंड दिए गए। तो ये सारे अवामिल हैं जिसका असर आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। अच्छा, IMF की बड़ी खबरें हैं कि आने वाले दिन में जो IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे कल से और फिर आने वाले दिनों में जो इस निगरान हुकूमत को पैसे मिल जाएंगे, उसका इम्पैक्ट रहेगा या इसके बाद हम करेक्शन देखते हुए मार्केट में देख रहे हैं कि एकदम से करेक्शन प्रॉफिट टेकिंग नजर आएगी? देखिए, मार्केट में अगर हम कैलेंडर पर अगर नज़र डालते हैं तो आने वाले दिनों में हमें अच्छी खबरें ही नज़र आ रही हैं। खासतौर पर IMF के साथ जिसका आपने जिक्र किया, कल से मुज़ाकरात आगाज़ हो रहा है इस्लामाबाद में और ये पहली बार हुआ है रिसेंट हिस्ट्री में कि हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं IMF के साथ प्रोग्राम में जाने में और हमने ऑलमोस्ट सारी कंप्लाइंस
डेडलाइंस पूरी कर दी हैं, गैस प्राइसेस भी इंक्रीज कर दिए, बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया, और सबसे बढ़कर हमारे जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट थे, जो थे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे, वो हमने टारगेट से ज़्यादा अचीव किए, तकरीबन 60 अरब रुपये हमने ज़्यादा कलेक्ट कर लिए। तो ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर भी देख रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री में भी इसकी अच्छी चीज़ें देख रहे हैं। फिर इसके बाद सऊदी अरेबिया और हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मुतवक्को है, उसके हवाले से मीडिया में काफ़ी बातें गर्दिश कर रही हैं। रिकॉर्डिंग के हवाले से भी आपको इल्म होगा कि SIFC ने 25 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। तो इस आने वाले दिनों में इम्कान यही जाहिर किया कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में इन्फ्लोज आएंगे, डॉलर्स आएंगे मुल्क में, और ये सफ़र जारी रहेगा। अक्टूबर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली स्टॉक एक्सचेंज करार पाई है, ब्लूमबर्ग की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन बात सामने ये भी आ रही है कि जो छोटे स्टॉक्स हैं उनकी कीमतों में वो बहाल नहीं हो सके जो 52,000 का इंडेक्स आने के बाद स्टॉक की कीमतें होनी चाहिए थी। वो क्या वजूहात बन रही? देखिए, आपके प्रोग्राम में ही हम मुसलसल ये बात करते आए हैं कि अगर आप प्रीवियसली अगर फॉलो करें तो जो मार्केट जब बढ़ रही है वो सिलेक्टेड स्टॉक्स में ही बढ़ेंगे और सिलेक्टेड सेक्टर चलेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस वक्त रिवाइवल फेज़ के अंदर है और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है रिसेशन की जद में आई हुई हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से पहले हो रही थी, या फिर ऑटो सेक्टर डाउन साइड के ऊपर है, एंड जो कंस्ट्रक्शन सरगर्मियाँ हैं वो मुल्क में खुली जो आदाराना तौर पे नहीं हो रही हैं, उनमें इतनी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, जिसकी वजह से स्टील, ऑटो और सीमेंट और इसके साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल के कुछ रॉ मटेरियल बाहर से नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके साथ साथ पावर सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑयल एंड गैस आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। गैस प्राइसेस बढ़े तो गैस के जो स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो आने वाले दिनों में भी ये इन्वेस्टर्स को यही कहना चाहूँगा कि जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, या जिस सेक्टर के ऊपर बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद होगी, वही स्टॉक्स मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टारगेट से ज़्यादा अचीव किया है। आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज़ है और तेज़ी रिकॉर्ड की जा रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अयाज राना हमें अपडेट कर रहे थे वहाँ से, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू एडिड टेक्सटाइल एसोसिएशन ने कहा है कि गैस टैरिफ में गैर मामूली इजाफा सनतों को तबाह कर देगा। वैल्यू एडेड टेक्सटाइल एसोसिएशन के चीफ कोऑर्डिनेटर जावेद बलवानी ने कहा कि एकतरफा फैसले का रद्द अमल शदीद और नुकसान का बायस होगा, जिसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत होगी। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। देखा जाए, इंडस्ट्री की जानिब से शदीद खदशात का इजहार किया जा रहा है। गैस की कीमतों में जो कुदरती गैस है उसमें नुमाया इजाफा कर दिया है। क्या वजूहत हैं, क्या इम्पैक्ट होगा, जानते हैं। और पाकिस्तान जो अप्रैल फोरम के जो चेयरमैन है जावेद बलवानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इंडस्ट्री पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अव्वल तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनको इलेक्शन कराना है, मगर ये इकोनॉमिक के मामलात में पड़ रहे हैं और लोग इनकी बहुत तारीफ़ें करते हैं, जो कि हमारी कौम और जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लीडरों की आदत है। कोई भी गवर्नमेंट है उसकी इतनी तारीफ़ें करते हैं, इतनी तारीफ़ें, को सच बात कोई नहीं करता। फिर फर्टिलाइज़र्स, क्या यही एक इंडस्ट्रीज़ हैं 2, 4, 8 फर्टिलाइज़र्स? आप मुझे बताएं, कुछ इंडस्ट्री, 2 डिपार्टमेंट SSGC और SNGPL को बचाना है, सर्कुलर डेब्ट्स कम करना है, और आपको फर्टिलाइज़र को बचाना है, और बलूचिस्तान की आवाम जिनको फ्री गैस जाती है उनको बचाना है। यही मकसद है ना। और मुझे आज इंडस्ट्री वालों ने बोला है मीटिंग बुलाओ, एक्सपोर्टर्स ने, हम मीटिंग करेंगे शाम में, और बड़े एक्सपोर्टर्स, कंपोजिट यूनिट वाले भी लोग हैं उसमें, और वो सबों की चीख निकल आई है। आप मुझे बताएं, जिसका 5 करोड़ बिल आ रहा है उसका 12 करोड़ रुपये बिल आएगा। यार ये कैसे इंडस्ट्री चलाएंगे? जी, जैसे कि आपने सुना, शदीद कंसर्न्स देखे जा रहे हैं और तमाम जो एक्सपोर्टर हैं वो एक पेज पे बैठने जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जो गैस की कीमत बढ़ी है उससे कहा जा रहा है कि जो अब अगला बिल आएगा वो दुगना होकर आएगा, कैसे अदा करेंगे। बहुत सारी जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है बंद हो जाएगी। आपको आगाह करें, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर इन एक्शन शहरियों के मसाइल हल कराने के लिए दौरे पर निकल पड़े हैं। कायदाबाद और शाह फैसल टाउन में वाक़े सब रजिस्ट्रार ऑफिस का अचानक दौरा किया है। NA अब्बासी गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल भी गए। स्कूल में सफाई न होने पर नाराज़गी का इजहार भी किया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर इन एक्शन शहरियों के मसाइल हल कराने के लिए दौरे पर निकल पड़े। कायदाबाद और शाह फैसल टाउन में वाक़े सब रजिस्ट्रार ऑफिस का अचानक दौरा किया। NA अब्बासी गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल भी गए। स्कूल में सफाई न होने पर नाराज़गी का इजहार भी किया।
अब आपको बताएं कि शाह फैसल टाउन का सरकारी बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार हो गया। स्कूल के दरवाजे, खिड़कियां गायब हैं, दीवारें, छतें और फर्श टूट गए हैं। स्कूल के हेडमास्टर उमर अली का शिकवा है कि कोई बात नहीं सुनता है। मज़ीद जानते हैं सबा परवेज से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल टाउन बल्दिया गर्ल्स एंड बॉयज़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, और जहाँ पर जो है वो स्कूल की इंतहाई खस्ता हालत है। तलबा बैठे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। फर्नीचर इंतहाई खस्ता हालत है, टूट फूट का शिकार है। दीवारें जो है वो गिर रही हैं, दरारें आई हुई हैं। दूसरी जानिब जो है वो फ़र्श जो है वो इंतहाई खस्ता हालत है। यहाँ पर स्कूल का ये भी कहना है कि कई हादसात भी रौनुमा हुए हैं, लेकिन कोई यहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है। स्कूल के HM उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जो मुझे बताइए कि ये स्कूल की कब से हालत है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये स्कूल तो मेरे को तकरीबन 8 साल से 9 साल हो रहे हैं यहाँ पे। आपने देखा है कि छतें भी गिर रही हैं, पिलर भी इनके ख़त्म हो गए हैं, और इसके अलावा क्लासों के अंदर डेस्कों की जो है ना वो कमी है हमारे पास। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अभी हमारे यहाँ पंखों की कमी है, पंखे भी नहीं है कुछ क्लासों के अंदर। अच्छा, यहाँ पर जो है वो छत की इंतहाई खस्ता हालत है, छतें गिरने वाली हैं, तो कोई हादसा वगैरह हुए? नहीं, हादसा अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा बड़े इंसिडेंट तो नहीं हुआ। हाँ, छोटा मोटा होता है कि बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ गिर गई तो थोड़ी बहुत चोट वोट खराश वगैरह ऐसे आई है, मगर इसमें टीचर भी हैं शामिल, उनके ऊपर भी गिरी है। मगर बड़ी चीज़ गिरेगी तो होगा मसला, ऐसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। कल भी हमारे पास चेयरमैन साहब के कोऑर्डिनेटर आरिफ साहब आए थे, तशरीफ़ लाए थे, उनको दिखाया मैंने तफसीली, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसकी मेंटेनेंस करवाते हैं थोड़ी बहुत जितनी भी होती है, तो आप बेफिक्र हैं इस सिलसिले में। जी बिल्कुल, इलाके के चेयरमैन आते हैं और यहाँ की हालत देखकर जो है वो यहाँ से रवाना हो जाते हैं। वो बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं कि छोटे पत्थर गिरने से जो है वो मामूली खराशें आती हैं बच्चों को, लेकिन बड़ा जब तक हादसा नहीं होगा तब तक वो स्कूल की जो है वो हालत जार पर तवज्जो नहीं देंगे। ऊपर वाले फ्लोर में क्लासेस ली जा रही हैं जिसकी हालत जो है वो इसी तरह है जो हालत इस वक्त आप इस नीचे वाली इमारत की देख रहे हैं। तो HM साहब ने जो है वो मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि इस पर जल्द अज जल्द तवज्जो दें ताकि बच्चों को जो है वो एक अच्छा तालीमी निज़ाम फराहम कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। महंगाई से सताई आवाम के लिए अच्छी खबर। होलसेल में लोकल और ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की कीमत में 80 रुपये लीटर तक कमी हो गई है। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। बिल्कुल, देखिए महंगाई का जिन काबू में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रांडेड ऑयल हैं उनकी कीमतों में कमी देखी जा रही है। ना सिर्फ ब्रांडेड ऑयल बल्कि लोकल जो तेल है उसकी कीमत में भी कमी हुई है। मेरे साथ एक होलसेलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कितनी कमी हुई है? 80 रुपये पर लीटर पे कमी आई है, खुले तेल पे भी और कंपनी वाले पे भी। जैसे पिछले महीने 450 रुपये तेल था, अभी हो गया 370 रुपये किलो। और इसके अलावा मीज़ान तेल था 520 रुपये, अभी हो गया 480 का। तलो तेल था 520 का, अब हो गया 460 रुपये लीटर। इस तरीके से कमी आ रही है, लेकिन डॉलर अपनी जगह पे टिकेगा तो कंपनी वाले कम करेंगे और भी। परचेजिंग तो चल रही है, हर कोई आ रहा है, क्योंकि पहले कम ले रहे थे लोग, अभी सही क्वांटिटी के अंदर ले रहे हैं क्योंकि रेट कम हुआ है। बिल्कुल, देखें होलसेलर्स का ये कहना है कि डॉलर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है जिसकी वजह से कीमत कम तो ज़रूर हो रही है, लेकिन जब तक डॉलर का जो तसलसल है वो बरकरार नहीं रहता तब तक जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो कीमत कम नहीं कर सकती। और यही वजह है कि मार्केट में इस वक्त तो 80 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से कीमत कमी हुई है, और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर डॉलर मज़ीद सस्ता होता है तो इसके मार्केट में पॉजिटिव असरात देखने को आएंगे। जी, शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गोश्त गरीब आवाम की पहुंच से पहले ही दूर था, अब सब्जियां भी दूर की जाने लगीं। शिमला मिर्च की कीमत में 40 रुपये का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद 280 रुपये फ़ी किलो पर फरोख्त होने लगी। टमाटर 220 रुपये फ़ी किलो पर बराजमान, लाल आलू 120 और सफ़ेद आलू 100 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है। प्याज 120, फूल गोभी 160 रुपये फ़ी किलो पर बराजमान है। भिंडी 200 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम, हरी मिर्चें 200 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब हैं। पालक की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो, जबकि लहसुन 600 रुपये में दस्तयाब है। हरे धनिए और पुदीने की गड्डी 20 रुपये पर बराजमान है। पाकिस्तान रेलवे की बेशतर मुसाफिर ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। घंटों ट्रेनों की ताख़ीर की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है।
खैबर मेल एक्सप्रेस कराची से 1 घंटा 5 मिनट लेट रवाना। कराची पहुंचने वाली तेजगाम 1 घंटा 12 मिनट की ताखीर का शिकार। कराची एक्सप्रेस कराची से 1 घंटे 12 मिनट की ताखीर से रवाना हुई। हज़ारा एक्सप्रेस कराची से 1 घंटा 5 मिनट की ताखीर से रवाना। कराची पहुंचने वाली ट्रेन भी 1 घंटा 29 मिनट की ताखीर का शिकार हुई। मिलत एक्सप्रेस कराची से 4 घंटे 24 मिनट लेट रवाना हुई, जबकि पहुंचने वाली 1 घंटा 23 मिनट ताखीर का शिकार रही। कराची पहुंचने वाली शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटा 35 मिनट लेट। पाक बिजनेस कराची पहुंचने में 2 घंटे 4 मिनट ताखीर का शिकार रही। फ्रीद एक्सप्रेस कराची से 1 घंटा 52 मिनट लेट रवाना हुई। कराकरम एक्सप्रेस कराची से 1 घंटा 48 मिनट की ताखीर से रवाना हुई, जबकि कराची आने वाली भी 1 घंटा 42 मिनट लेट पहुंचेगी। रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची पहुंचने में 1 घंटा 32 मिनट लेट। बाकी ट्रेन चंद मिनटों की ताखीर का शिकार हैं। अब आपको बताएं कि 5 नवंबर को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रिटर्निंग ऑफिसर कंवर शुजात अली की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कंवर शुजात अली जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, इनकी ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और पुलिस के अफसरान समेत रिटर्निंग अफसरान और दीगर मुतल्लिका ज़िम्मेदारान ने शिरकत की है, ताकि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के अमल को बाइसन खूबी पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। कंवर शुजात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, इस इजलास के इनेकाद का मकसद क्या था और अब तक की तैयारियाँ क्या हैं? ये इजलास क्योंकि 5 नवंबर को जो इलेक्शन होने जा रहा है उसको फ़ाइनल हतमी शक्ल देने के लिए मुनक्किद किया गया था, जिसमें पुलिस की तरफ से जो हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किए गए थे उन पर CCTV कैमरास की इंस्टॉलेशन भी थी। और इस वक्त कराची सेंट्रल के एक यूनियन कमेटी 5 के अंदर वार्ड 3 के अंदर एक सीट पे इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें 7 कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के और आज़ाद हैसियत से भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमने इस तमाम प्रोसेस को फाइनलाइज़ किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस से मटेरियल की रिट्रीवल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को भी आज फाइनल किया गया है। और किसी भी नाखुशगवार वाक़यात को लेके हेल्थ इमरजेंसी के हवाले से भी DHO ऑफिस से एक हेल्थ इमरजेंसी प्लान भी इधर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें इनको एक प्रॉपर मेडिकल किट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। ख़ास तौर पे हमने जो हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन जो कि 7 थे वो तमाम के तमाम पुलिस की तरफ से हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर कर दिए हैं, और उसमें टोटल 24 बूथ हैं जिन पर तमाम पे CCTV कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे। बिल्कुल, कंवर शुजात बता रहे थे कि जो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं उस सिलसिले में तमाम इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के लिए आज ये इजलास तलब किया गया था, जिसमें इंतज़ामिया ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जमात इस्लामी ने सिटी कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर कराची को दरख्वास्त जमा करा दी, जिसमें मुतालबा किया है कि रूल्स के मुताबिक फौरी तौर पर इजलास तलब किया जाए, जबकि दरख्वास्त जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर काजी सदरुद्दीन की जानिब से जमा कराई गई है। अपडेट करते चलें आपको, जमात इस्लामी ने सिटी काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची को दरख्वास्त जमा करा दी, जिसमें मुतालबा किया कि रूल्स के मुताबिक फौरी तौर पर इजलास तलब किया जाए, जबकि दरख्वास्त जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट डेप्टी पार्लिमानी लीडर काजी सदरुद्दीन की जानिब से जमा करवाई गई। किया मोटर्स का एक बार फिर गाड़ियों की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ मॉडल्स पर 11 से 19 लाख रुपए तक की कमी कर दी। सोरेंटो 2.4 LFWD 13 लाख 1,000 रुपए की कमी से 89 लाख 99,000 की हो गई। सोरेंटो 3.5 LFWD की कीमत 17 लाख 91,000 रुपए कम होकर 94 लाख 99,000 रुपए पर आ गई। सोरेंटो 2.4 LAWD की कीमत 19 लाख 51,000 रुपए की कमी से 92 लाख रुपए की हो गई। कार्निवल 11 लाख 50,000 रुपए सस्ती होकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए पर आ गई। गाड़ियों की नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। HEC के तावन से इकरा यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम HEC जोन L टेबल टेनिस मेज चैंपियनशिप मेंस चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हमाद।
देखिए इस वक्त मैं मौजूद इकरा यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में, जहाँ पर HEC जोन जो है HEC जोन L टेबल टेनिस चैम्पियनशिप मेंस के मुकाबले जो इस वक्त खेले जा रहे हैं। 8 यूनिवर्सिटीज़ की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है। हर टीम से 5 खिलाड़ी जो है मध्य मुकाबले है। हमारे साथ मौजूद है हमदर्द यूनिवर्सिटी के तलबा, पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है आपको ये इवेंट जो कि इकरा यूनिवर्सिटी और HEC ने इसको जो है ऑर्गेनाइज़ कराया है। बड़ा ही ज़बरदस्त इसमें देख रहे हैं कि हम बच्चे आके हिस्सा ले रहे हैं और अपनी महारत जो है दिखा रहे हैं। तो कैसा लगा ये आपको इवेंट और किस तरीके से देख रहे हैं टेबल टेनिस को? स्कोप क्या है, स्कोप आगे इसी को लेकर चलना चाहते हैं अच्छे लेवल पे, या कोई और भी स्पोर्ट्स में आपको दिलचस्पी है? अस्सलाम वालेकुम, मैं पहले बता दूं मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं HEC में रिप्रेजेंट हो रहा हूं। मैं इकरा यूनिवर्सिटी का थैंक करूंगा कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम आए HEC के साथ खेलें। तो मेरा ये एक तो फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा इन्होंने एम्बियंस दिया हुआ है हम लोगों को। और मैं पहले भी काफ़ी टूर्नामेंट्स वगैरह खेल के आ चुका हूँ, लेकिन इस जैसा माहौल मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मैं सरगोदा बोर्ड का वैसे तो स्टूडेंट हूँ, सरगोदा बोर्ड में भी मैं खेल चुका हूँ, तो वहाँ पे भी इस तरह का माहौल था, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा है इन्वायरमेंट इन लोगों ने दिया हुआ है। और जहाँ तक रही बात कैरियर की, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ ये कि मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हूँ। तो टेबल टेनिस हॉबी है मेरी। हमदर्द यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट्स भी मैं इंटर हमदर्द के भी खेलता रहता हूँ। हमारे साथ मौजूद है हमदर्द यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, हम दीवान यूनिवर्सिटी के हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं दीवान यूनिवर्सिटी को, कैसे देख रहे हैं इस गेम को, कितना मज़ा? सर बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। इससे पहले भी मैं एक बार टूर्नामेंट खेल चुका हूँ HEC का, ये मेरा सेकंड टाइम है, तो अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी माशाल्लाह से। देखिए हमारे साथ मौजूद थे हमदर्द और दीवान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जिनका ये कहना है कि इकरा यूनिवर्सिटी और HEC के ताउन से बड़ा ही ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया है। अब ये कोशिश करेंगे कि ये जो है अगले जो राउंड्स के मैचेस हैं वो जीत के आगे फाइनल के लिए क्वालिफाई करें और ये टाइटल जीतें। जी बहुत शुक्रिया हमाद आपका। अब आपको बताएं कि वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 6 नवंबर से जनूबी कोरिया में मुनाकिद होगी। मेगा इवेंट में तनसाज़ों और ऑफिशियल समेत पाकिस्तान का 15 रुकनी दस्ता हिस्सा लेगा। मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी, पाकिस्तान का एक 15 रुकनी दस्ता जा रहा है कोरिया में बॉडी बिल्डिंग के इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, और तैयारी भी भरपूर हो रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं साउथ एशिया बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट सोहेल अनवर साहब, इनसे बात करेंगे। सोहेल साहब, कितना रुकनी दस्ता है और क्या समझते हैं, कैसी तैयारी हो रही है, कौन किस कैटेगरी में पाकिस्तानी तनसाज हिस्सा लेंगे? हमारे तकरीबन 9 तनसाज जा रहे हैं इस पर यहाँ से, और हमारा 15 रुकनी ये दस्ता, इसमें पहली दफ़ा कुछ टेस्ट जज जा रहे हैं, क्योंकि मैं और सिर्फ 2-3 लोग हैं जो इस पाकिस्तान से जो लाइसेंस होल्डर, जिनको लाइसेंस बाकायदा मिलता है और टेस्ट होता है, तो हम 3-4 जजेज़ हैं सर। तो हमें मज़ीद जजेज़ जा रहे हैं, ताकि ये कि वो टेस्ट जज के तौर पे होंगे, इस दफ़ा वो टेस्ट देंगे। अगर वो क्लियर हुआ तो पाकिस्तान से और जजेज़ होंगे, तो वो भी जा रहे हैं। तो टोटल 15 रुकनी हमारा ये दस्ता जा रहा है कोरिया के लिए, जो कि 6 से 12 नवंबर कोरिया के शहर में एक हो रहा है ये सोल। हम जाएंगे वहाँ से, फिर एक आइलैंड उन्होंने बुक किया है इस इवेंट के लिए जो वर्ल्ड में है, जिसमें तकरीबन 48 कंट्रीज़ हिस्सा ले रही हैं इस वक्त, जिसमें इंडिया और ख़ासतौर पर जो आपको पता है सबसे ज़्यादा हमारा वो है इंडिया का भी दस्ता, अच्छा खासा बड़ा दस्ता है, ईरान है और तमाम पूरी दुनिया के लोग हैं। तो हम लोग उम्मीद रखें कभी यहाँ भी बड़े इवेंट हों, अब क्योंकि यहाँ तो इंटरनेशनल इवेंट बहाल हो चुके हैं, क्रिकेट और दूसरे इवेंट हो रहे हैं, तो कभी आपने सोचा है कि इसके लिए कोशिश करें कि यहाँ भी बड़े इवेंट हो, बाहर से भी बॉडी बिल्डर यहाँ पर आएँ? सर बाहर का इवेंट हम जब बोलेंगे ला सकते हैं, हमें गवर्नमेंट जब बोलती है। मसला सिर्फ और सिर्फ आता है कि इंडिया के बगैर, क्योंकि साउथ एशिया के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया से है, वर्ल्ड का जनरल सेक्रेटरी इंडिया से हैं, तो इंडिया को वीज़ा अगर देने का ये हमसे प्रॉमिस करते हैं, तो इंडिया अगर आती है तो इवेंट में मज़ा तभी आएगा। तो मैं जब साउथ एशिया, एशिया, वर्ल्ड, हम हर मुकाबला करा सकते हैं, और जिसमें हमारे जो प्रेसिडेंट है कुंवर मुइज़, वो उसको स्पॉन्सर करने को भी तैयार हैं, और गवर्नमेंट भी डेफिनेटली स्पोर्ट्स बोर्ड भी करे, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। लेकिन हमें गवर्नमेंट ये श्योरिटी दे कि वो वीज़े उनके हमें करवा देगी, क्योंकि वीज़ा इशू है सबसे बड़ा। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। सुना आपने कि सोहेल साहब बताया था कि कोशिश यही कि बेहतर तैयारी हो इवेंट के लिए, और एक खिलाड़ी इस बार जा रहे हैं और इनको इवेंट में अच्छे नताइज की भी उम्मीद है। उनका कहना था कि कोशिश यही कि हम मुख्तलिफ मुल्कों में बाहर जाते हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा सहूलियात मिले, हुकूमत सपोर्ट करे, तो अब यहाँ भी बड़े इवेंट की मेज़बानी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन किस तरह किया जाएगा, तफसीलात सिटी 21 ने हासिल कर ली हैं। ये ऑपरेशन 3 मुख्तलिफ फेजेस में किया जाएगा ताकि
शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। अपडेट करते चले आपको कि कराची में गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन किस तरह किया जाएगा। तफसीलात सिटी 21 ने हासिल कर ली हैं। यह ऑपरेशन 3 मुख्तलिफ फेजेस में किया जाएगा ताकि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। अपडेट करते चले आपको इस हवाले से कि यह ऑपरेशन 3 मुख्तलिफ फेजेस में किया जाएगा। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मेराज अख्तर। जी मेराज बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सोहराब गोट पर मौजूद हूँ। गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन की सदाएं बहुत ज़्यादा गर्म हैं और अफवाहें भी गर्दिश करी हैं कि बहुत ही कोई सख्त ऑपरेशन होगा और पुलिस घुस जाएगी और उनको घरों से निकाल के ले आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एक इंटरनेशनली मामला है, उसको पूरी दुनिया देख रही है और तारकीन वतन के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसको बहुत ही सॉफ्ट अंदाज से किया जाएगा। ये बताना है SSP ईस्ट इरफान बहादुर का, जो कि हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम पूछेंगे कि ये किस किस्म का और किस नौइयत का ऑपरेशन है, थोड़ा सा ये क्लियर करें ताकि शहरी भी अवेयर हो सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई ये बताइएगा कि ये किस नौइयत का ऑपरेशन है? वालेकुम अस्सलाम। देखें, ये हुकूमत पाकिस्तान ने 1 नवंबर तक डेडलाइन दी थी कि 1 नवंबर तक वॉलंटियरली जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं और उसके बाद 1 नवंबर के बाद ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा, जो कि आज कर दिया गया है, आज सुबह से। और उसमें जितने भी गैर कानूनी तारकीन वतन यहाँ पे मुकीम हैं उनको तलाश किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर लिया गया है। मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो आज से ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। उनको डिटेन किया जाएगा, उनको डिटेन करके एक ट्रांजिट पॉइंट बनाया गया है कराची में, वहाँ पे मुंतकिल किया जाएगा जहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उनको वहाँ पे खाना वगैरह भी फूड वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। और वहाँ से फिर उनको बसेस के ज़रिए और ट्रेन के ज़रिए चमन तक मुंतकिल किया जाएगा। कितने फेजेस में है ये ऑपरेशन? देखें, ये अभी पहला फ़ेज़ है जिसमें ये सेकंड फ़ेज़ है। पहला फ़ेज़ तो ये था जो गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन अनाउंस की थी और डेडलाइन अनाउंस करने के बाद जो वॉलंटियरली जाने वाले लोग थे वो अपने तौर पे जा चुके हैं। अब सेकंड फ़ेज़ है जिसमें वो लोग जिनके पास किराए का बंदोबस्त नहीं है या वो लोग जो नहीं जाना चाहते यहाँ से और यहाँ पे छुपे हुए हैं या किसी और सरगर्मी में यहाँ पे मुलव्विस हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको यहाँ से डिटेन करके और डिपोर्टेशन का जो है वो अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिससे जो कानूनी तकाज़े हैं उसको मुकम्मल किया जाएगा। ठीक है, इरफान बहादुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि 3 फेजेस में ये ऑपरेशन हो रहा है। सॉफ्ट ऑपरेशन है क्योंकि पहले उनको वार्निंग दी गई थी, उसके बाद अब जो है मज़ीद उनके इलाकों में जहाँ जहाँ वो रहते हैं उनको चेक भी किया जा रहा है और उनको उसके बाद जो है जो जैसे हाजी कैंप पर एक स्टेशन कायम किया गया है, कैंप कायम किया गया है, वहाँ पहुँचाया जाएगा और दीगर इलाकों में मलीर में भी एक कायम किया गया है, वहाँ पहुँचाया जाएगा ताकि वो लोग यहाँ से रवाना हो सकें। करने के लिए रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती में इजाफे के लिए नायाब पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। नर्सरियों और बागीचों में लाल, सफ़ेद और ज़ीब्रा के नामों से मकबूल खूबसूरत पत्थर सवात और बलूचिस्तान से लाए जाते हैं। नमरा रियासत रिपोर्ट करेंगी। घरों और नर्सरियों में पत्थर का इस्तेमाल खूबसूरती की अलामत बनने लगा। कराची के इलाके कयूमाबाद में नायाब पत्थरों का ऐसा गोदाम है जहां से घरों और नर्सरियों के मालिकान खरीदारी करते हैं। रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती में इजाफे के लिए नायाब पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। पत्थरों के कारोबार से वाबस्ता चाचा मलिक का कहना था कि छोटे पत्थरों में लाल, सफ़ेद और ज़ेबरा के नामों से मकबूल खूबसूरत पत्थर सवात, बलूचिस्तान और गडानी से कराची लाए जाते हैं और कुछ गडानी साइड से भी आता है, साल समुंदर से। तो ये ग्रेवल है। बाकी इसमें वाइट जो है ये बड़ा अच्छा ग्रेवल और ख़ूबसूरत है, थोड़ा महंगा भी है, ये भी सवात से ही आता है। बड़े पत्थरों में सवाती बार्डर और चॉकलेट बार्डर नामी पत्थर शामिल हैं। लाल नज़र आ रहा है चॉकलेट कलर में, ये बलूचिस्तान का है, ये भी बड़ा अच्छा पत्थर है। ये इसकी अपनी एक वैरायटी है, सवात की अपनी एक वैरायटी में आता है। इसको सवाती बोल्डर बोलते हैं, उसको चॉकलेट बोल्डर बोलते हैं। हजारों साल पहले पत्थर की शक्ल में तब्दील होने वाली लकड़ी के नायाब पत्थर भी नर्सरियों की जीनत बनते हैं। ये आज से कोई 1000 साल पहले, 1000 भी मैं कम बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा अरसा पहले ये लकड़ी ज़मीन में दफन हो गई, केमिकल रिएक्शन हुआ और ये पत्थर हो गई। चाचा मलिक ने वाजे किया कि शहर में जगह जगह ऐसे मरकज़ कायम है जहाँ पत्थर फरोख्त किए जाते हैं। जदीद दौर के मयार की बुलंदियाँ काबिले सताइश हैं, लेकिन कुदरती बनावट के ये खूबसूरत और नायाब पत्थर
जिनका आज भी कोई मतबादिल नहीं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21।